नमस्कार दोस्तों। संविधान की चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत हम राज्यपाल से करेंगे। देखिए, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल का पद होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की पदावधि क्या होती है? तो जब तक राष्ट्रपति का मन रहे, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति को लगेगा कि यार आज इस राज्य का राज्यपाल को हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा मनमानी कर रहा है, मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है जिस दिन उसका मन करे, है ना। लेकिन सामान्यतः उसको 5 वर्ष रखते हैं। तीसरी बात, उसकी अर्हता क्या होगी, मतलब कौन बन सकता है राज्यपाल? हर आदमी तो बन नहीं सकता। तो पहली बात तो ये है भाई कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक होगा तभी राज्यपाल बन सकता है, हर आदमी को नहीं बनाएंगे। और ये वाली तो हर किसी में रहती है ना, भारत के नागरिक वाली अर्हता। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये बात राष्ट्रपति के साथ भी है 35 वर्ष, और राज्यपाल के साथ भी है। शपथ ग्रहण किसके सामने करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति का जब हम पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता था, उसी तरह राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। अब भाई आपके मन में सवाल आएगा कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर किसके सामने शपथ लेगा? तो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार में केंद्र मंत्रिपरिषद होती है, उसी तरह राज्य सरकार में राज्य मंत्रिपरिषद होती है। इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री होता है। इसको ही नियुक्ति कौन करता है और इसे शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राज्यपाल। ये देखिए, जो वन लाइनर मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, इस तरह के वनडे एग्जाम में यही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है ना, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, पूछे यही जाएंगे, इसलिए बता ही ये रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि यार इतना कम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी इस यूनिट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, पूरी यूनिट से। तो संविधान से ज़्यादा 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 4 मार्क्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारेंगे, हम लोग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वो देखेंगे। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक राज्य मंत्रिपरिषद बनी रहती है। ठीक है। त्यागपत्र दे सकते हैं इन लोग। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है। इसका आकार कितना होता है? तो हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में देखा था कि आकार कितना होता है, 15%। अधिकतम होता है राज्य विधानसभा के सदस्यों का 15% अधिकतम। लेकिन राज्यों के मामले में एक और क्लॉज जोड़ा गया जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं था। ये जोड़ा गया कि मिनिमम 12 तो होंगे ही। क्यों होंगे भाई? अधिकतम 15% और न्यूनतम 12। कुछ राज्य ऐसे थे ना जिनकी जिनकी विधानसभा सीट 40 है। अब आप 40 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 40 का 15% आ जाएगा 6। अब 6 मंत्री मिलकर एक राज्य को कहाँ चला पाएंगे? इसीलिए मिनिमम 12 तो होंगे ही और अधिकतम 15%। ठीक है, क्योंकि यूपी जैसे राज्य बहुत बड़े भी हैं, यूपी बिहार हो गया, बड़े राज्य हैं, तो वहाँ अधिकतम 15% होंगे। ये भी देख लीजिए कि कोई भी मंत्री बिना बिना सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। कोई भी मंत्री बिना सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, बशर्ते उसे 6 महीना के अंदर सदस्यता पानी होगी। मतलब 6 महीने के अंदर उसको चुनाव करवाने होंगे और चुनाव में जीत के वो सदस्य बन जाए विधानसभा या विधान परिषद का, तो वो मंत्री 6 महीने के बाद भी रह सकता है। लेकिन सदन का बिना सदस्य रहे 6 महीना तो वो रह ही सकता है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। राज्य का महाधिवक्ता। हमने पिछली क्लास में एक महान्यायवादी के बारे में पढ़े थे जो केंद्र का होता है। उसी तरह से राज्य में कौन होता है? राज्य में होता है महाधिवक्ता। ठीक है। इसके बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है? 165 में। ठीक है, 165 में बात की गई। इसको नियुक्त कौन करता है? तो इसको नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक है, मैं आज अब इसका पीडीएफ डाल दूंगा, क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा था, मेरे मन में ये था कि पहले हम इसको ख़त्म कर लेंगे फिर मैं पीडीएफ दूंगा। तो आज मैं इसका पीडीएफ रात में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप जाके उसको उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, है ना। तो ये इसका महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल।
राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है ये। कार्यकाल कितना होता है इसका? जब तक राज्यपाल चाहे, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक छोटे से पेज में, आधे पेज में इसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। शायद उतना छोटा छोटा दिखता होगा, तो पीडीएफ तो मैं डाल ही दूंगा और अभी मैं बता दे रहा हूँ इसके बारे में। राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो राज्य विधानमंडल का जिस तरह संसद के 3 अंग थे, उसी तरह राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, राज्यपाल और विधानसभा तो सभी राज्यों की होती है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, बल्कि केवल 6 राज्यों में है अभी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पहले विधानसभा के बारे में। राज्यपाल के बारे में तो हम देख ही लिए हैं। विधानसभा में क्या होती है? अधिकतम सीटें हो सकती हैं 500 और न्यूनतम हो सकती हैं 60। न्यूनतम 60 हो सकती हैं। तो फिर आप बोलोगे कि अरे यार, 2 मिनट पहले तो आप बोले कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी 40 भी है। तो हाँ भाई, कुछ अपवाद हैं। जैसे गोवा और मिजोरम की 40 है, इसी की बात किया था मैं। ठीक है, सिक्किम की 32 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम की 32 है, गोवा मिजोरम की 40 है, लेकिन न्यूनतम 60 रहेगी, ये क्लॉज है। ठीक है, अधिकतम 500 रहेगी। ठीक, सीटों की संख्या, सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो अब हम इस पर भी बात किए कि सर्वाधिक सीटें हैं यूपी में 403। अब देखो भाई, 403 का आप देखोगे कि 15% कितना होता है? तो करीबन 61 होगा, 60 61 कुछ होगा। तो 60 61 जो है मंत्री बन सकते हैं यूपी में। ठीक है, अब भाई न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, हम इस पर बात कर लिए। ठीक है, सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, इस पर तो बात करते ही रहते हैं। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो 25 साल का हो चुका हो व्यक्ति। अब भाई, सदस्यता क्या समाप्त हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सदन में बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा, सदन का जो स्पीकर है उसकी बिना अनुमति के यदि कोई 60 दिन तक नहीं आएगा, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे विधान परिषद के बारे में। देखिए, विधान परिषद जो है, विधान परिषद क्या है? अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 होगा। इसमें कुछ देखते हैं, मतलब विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता। विधान परिषद होता है कि वहाँ न्यूनतम 40 से कम सीट नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए राज्य विधानसभा सीट का 1/3। अब भाई, सब राज्य में नहीं हो सकती। जैसे 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 देखोगे, छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 हैं कुल मिला के। अब 90 का 1/3 आप निकालोगे तो करीबन 30 आ जाएगा, लेकिन 30 में काम कहाँ बनेगा? मिनिमम तो 40 होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में काम थोड़ा सा बन नहीं पाएगा। वैसे सिक्किम, मिजोरम और गोवा जैसे में तो बन ही नहीं सकता, उनका कुल मिला के खुद 40 है, 32 है। तो वही अधिकतम होनी चाहिए विधानसभा की सीटों का 1/3, और न्यूनतम सीट होती है इसकी 40। ठीक है, सदस्यों की संख्या होती है इतनी। कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का? तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधान परिषद का, विधानसभा का कितना था? 5 वर्ष था, आप सबको पता है। सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जस्ट लाइक का राज्यसभा। ठीक है, विधान परिषद युक्त राज्य कौन से हैं? तो मैं 6 राज्य आपको बताया था। यूपी, जिसमें 100 सीट है, बिहार 58 सीट, महाराष्ट्र 78 सीट, कर्नाटक 75 सीट, आंध्र प्रदेश 58 सीटें, और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। तो देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। विधान परिषद एक स्थायी अंग है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में निकलते जाते हैं और नए 1/3 सदस्य जुड़ते जाते हैं। ठीक है, जैसा कि राज्यसभा में था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान संशोधन के बारे में। देखिए, संविधान संशोधन से सवाल आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको भी, इस पर भी बात करेंगे हम। देखिए, संविधान संशोधन भाग 20 में है। हमारे संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में 368, ये अनुच्छेद बहुत बार आता है, इसको याद भी कर लेना। 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है।
इसमें क्या बताया गया है कि संसद जो है, पार्लियामेंट, संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। केवल संसद, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकती, है ना। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा में पेश होगा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि मंत्री ही पेश करे। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पास करना होगा। अब भाई विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3। तो दो चीज़ें होनी चाहिए। टोटल का बहुमत हो 50% से ज़्यादा टोटल में, जैसे 545 सदस्य हैं लोकसभा में, तो टोटल 545 का आधा कितना हो जाएगा? तो करीबन 273 हो जाएगा। तो 273 से अधिक होना चाहिए। दूसरी बात, जितने लोग आए हैं और वोट देने वाले, उनका 2/3 होना चाहिए। तो दोनों क्लॉज पूरे होने चाहिए, है ना, संविधान संशोधन में। कुछ उपबंध ऐसे हैं, संविधान संशोधन ऐसे हैं कुछ जो संघीय ढांचे को परिवर्तित करते हैं। ऐसे संविधान संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है। आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की मंजूरी लेनी जरूरी। अब भाई कैसे मामले हैं ऐसे? जैसे आपको पता होगा कि अभी जीएसटी परिषद की स्थापना की गई 2015 के आसपास। तो जीएसटी परिषद के बनाने के लिए भी 2015, 16, 17 जीएसटी परिषद बनाने के लिए भी आपको राज्यों की सहमति लेनी पड़ी थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में बदलाव करना है तो भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होगी। केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति पर विस्तार करना है तो भी आपको सहमति लेनी होगी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ संशोधन करना है तो भी सहमति लेनी होगी। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए भी मंजूरी लेनी होगी। 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो देखो इतने सारे मामले जो हैं इनमें मंजूरी लेनी होगी, इससे सवाल सीधा बनेगा नहीं। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे बन सकता है इसमें सवाल। जैसे एक चीज़ थी कि संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। देखो ये स्टेटमेंट आएगा कि क्या संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो आप बोलोगे कि नहीं बुलाई जा सकती, है ना। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। बाध्य नहीं है नहीं बोला जा रहा है, बाध्य है, उसको देनी ही पड़ेगी मंजूरी। ठीक है। अब देखो स्थायी स्वशासन के बारे में हम अलग से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको संक्षेप में नहीं पढ़ेंगे बल्कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। अब हम थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में बात की गई है। इसका एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के 5 मेंबर होते हैं। 1 + 5, एक अध्यक्ष और 1 + 4 ना, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। देखिए कैसी गलतियां हो रही। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, टोटल 5 मेंबर होंगे इसके, है ना। इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है राष्ट्रपति। कब करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। तो हर 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। कार्य इसका क्या है? तो संघ और राज्य के मध्य करों का बंटवारा, तो टैक्स के बंटवारे करने के संबंध में इसका कार्य है। राज्यों को अनुदान सहायता देता है, मतलब ग्रांट देने के लिए भी ये अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है। अब ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन राष्ट्रपति इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का मन नहीं है तो नहीं मानेगा सलाह, है ना। तो लेकिन सौंपता किसको है? राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आ सकता है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी। ठीक है। 15वें वित्त आयोग को थोड़ा सा देख लेना, एन.के. सिंह थे, क्योंकि ये रिसेंटली बना था ना। तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बाकी तो आप मत देखिए, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको एक बार ध्यान में बना लेना। कहीं क्रोनोलॉजी जमाने के लिए कठिन क्वेश्चन होगा लेकिन अगर ये आया तो,
लेकिन आया तो आप लोग जमा लोगे। पहले और ये 15वें को ध्यान रखना, केसी नियोगी और एन के सिंह। अब हम देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, और पहले देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में भी, क्योंकि अभी निर्वाचन हुआ है तो इससे सवाल बिल्कुल आ सकता है। निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है। 324, 3 2 4। अब इसको याद तो आप कर ही सकते हो, 3 से 1 कम किए तो 2 हुआ, 2 से फिर 3 से 1 बढ़ाए तो 4 हुआ, ऐसा करके 3 2 4 ऐसे करके मैं याद किया था, पता नहीं उल्टे सीधे तरीके से, लेकिन मेरे को याद हो गया था। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है। क्या है भाई, देखो, जो विधिक अधिकार है हमारा वोट देना, वोट देना ना, मतदान का अधिकार हमारा विधिक अधिकार है। ये सवाल आ सकता है कि मतदान का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ यार मौलिक अधिकार तो होगा, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, मतदान करना हमारा विधिक अधिकार है। तो विधिक अधिकार है, तो पहले ना क्या था कि 21 साल की उम्र से अधिक का व्यक्ति वोट देता था, लेकिन इसकी 21 साल की आयु को घटाकर 18 साल कर दिया गया। कब किया गया? देखो, जो चीज़ें पूछी जा सकती है वो बस हम इस पे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि निर्वाचन आयोग पे तो बहुत बात की जा सकती है। 21 साल से घटाकर वोटिंग की एज 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन से 1988 में। राजीव गांधी सरकार थी 1988 में, और राजीव गांधी इसकी वोटिंग की एज को 21 से घटा के 18 कर दिए। ठीक है, इसका काम क्या है? तो ये चुनाव कराता है। किसका चुनाव कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देख लीजिए भाई, राष्ट्रपति का भी कराता है, उपराष्ट्रपति का भी कराता है, लोकसभा का जो चुनाव आपका होता है वो भी यही कराता है, राज्यसभा का भी यही कराता है, विधानसभा का, विधान परिषद का, इन सब का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब भाई निर्वाचन आयोग से बना मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। पहले क्या था कि एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन फिर शक्तियों का बंटवारा किया गया और कुल मिला के 3 निर्वाचक आयुक्त बन गए। एक मुख्य थे और 2 उनकी 2 और थे, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बन गए, है ना। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भाई 6 वर्ष तक काम करेंगे, लेकिन 4 साल कार्यकाल का हुआ है और तभी वो 65 के हो गए मान लो, तो फिर उनको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनको नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये तो आप सबको याद होगा, सुकुमार सेन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी जी थी, वी.एस. रमा देवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेतन, भत्ते और अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज को जितना पैसा मिलता है, जो जो लाभ मिलता है, वो निर्वाचन आयुक्त को भी मिलता है। ठीक है, अब हम आपात संबंधी अनुबंध देखेंगे। ठीक है, देखिए आपातकाल के बारे में हमारे संविधान के भाग 18 में बताया गया है। अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 352 है और 360 है। 356 भी है, 356 जो है 356, वो राज्य आपातकाल के बारे में है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। तो देखिए 352 में क्या है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? तो जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह, ये 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। पहले ना 1978 से पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। और आप सब पढ़े होंगे कि 1975 में जो इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती हैं वो आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाती हैं। लेकिन उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो वो 44वां संविधान संशोधन करते हैं, और 44वें संविधान संशोधन से वो आंतरिक अशांति को हटा देते हैं और क्या जोड़ देते हैं भाई? सशक्त विद्रोह। ठीक है, तो आंतरिक अशांति को हटाकर सशक्त विद्रोह कर देते हैं। तो युद्ध, बाह्याक्रमण और सशक्त विद्रोह, इन 3 आधार पर क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। इसकी घोषणा कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। 1962 जब चीन से युद्ध हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध और बांग्लादेश बनाए,
और 1975 में, जब 1975 में हुआ, जब हमने इंदिरा गांधी ने लगाया। ठीक है, इसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं करता, बल्कि संघीय मंत्री परिषद के लिखित प्रस्ताव पर करता है। लिखित प्रस्ताव पर, जब संघीय मंत्री परिषद अपना लिखित प्रस्ताव देगा तब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। ये भी चीज 44वें संशोधन से जोड़ी गई। ठीक है, अब हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल क्या होता है भाई। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। वित्तीय आपातकाल क्या है? अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में। कब लगेगा? जब राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएंगे तब लगेगा राष्ट्रपति शासन। आपातकाल की उद्घोषणा संसद द्वारा की जाती है। दो स्थितियां देखो, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ना, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा जब होगी तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसकी उद्घोषणा की जाएगी 1 महीने के अंदर। राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल जब लगेगा तब क्या होगा भाई? संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर। अब आप बोलते होगे यार कि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने के अंदर इसकी उद्घोषणा करनी होगी, है ना, संसद द्वारा अनुमोदन करना होगा, और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में 2 महीने के अंदर अनुमोदन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अलग हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने के अंदर अनुमोदन, और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में 2 महीने के अंदर अनुमोदन। तो इसमें ज़्यादा समय मिल जाता है वित्तीय आपातकाल में। अब ये आखिरी टॉपिक है हमारा, और इसके बाद हम लोग छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर हमारा ये पॉलिटी का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कुछ हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे, क्योंकि देखो संविधान संशोधन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये नेहरू जी ने किया था 1951 में। और इसमें क्या किया गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। 9वीं अनुसूची क्या थी कि 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल दिए जाते थे उनमें न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्होंने भूमि सुधार से संबंधित मामलों को इसमें डाल दिया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन देखो भाई, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें क्या हुआ? तो सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई 15वीं भाषा के रूप में। तो 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जो है उसको किसमें जोड़ दिया गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 24वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इसमें 24वें संविधान संशोधन होता है 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, और इसमें यह जोड़ दिया जाता है कि संसद ना संविधान के किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो हमने जो 2 मिनट पहले देखा था, 2-4 मिनट पहले, कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन में अपनी मंजूरी देगा ही देगा, वो इसी 24वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, 35वां संशोधन अधिनियम। तो 35वें अधिनियम में क्या हुआ कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम में सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। तो 36वां आता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 42वां तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी ने किया था इसको 1976 में। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मूल कर्तव्य जोड़ा गया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या जोड़े गए? तो नीति निर्देशक तत्व में 2 चीजें जोड़ी गई, 39 का और 43 का। 39A और 43A क्या है? समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ी गई 39A, और 43A था उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। तो 2 चीज़ें जोड़ी गई नीति निर्देशक तत्व में। आमतौर पे जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ये आपको लग रहा होगा अभी कि याद नहीं होगी, हो जाएगी। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, वन्य जीवों का रक्षा, 48 का भी जोड़ा गया था। 48 का भी किस में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति को
को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है, यह भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। तो बाद में 44 में ये सब चीज़ें ठीक की गई। तो अब हम 44 जब देखेंगे ना, जैसे 44 में क्या बोला गया देख लेते हैं भाई। 44 में ये बोला गया कि कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति है। कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद मान्य बाध्यकारी है। कैबिनेट पुनर्विचार करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो राष्ट्रपति को बाध्यकारी है उसको मानना। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 से कम करके फिर से 5 कर दिया गया, है ना, 5 कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति को हटाकर सशक्त विद्रोह जोड़ दिया गया, हम ये देख लिए हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित करेगा। लिखित सलाह, पहले ऐसा था कि राष्ट्रपति अगर कैबिनेट बोल रही उसको राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति को करना पड़ता था, लेकिन अब जोड़ दिया गया कि भाई लिखित रूप से जब कैबिनेट बोलेगी तभी करेगा राष्ट्रपति। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ और अधिनियम, जैसे 52वां अधिनियम क्या है भाई, तो ये बहुत फेमस है, दल बदल कानून से, है ना। 52वां आप सबको याद होगा। 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ दिया गया। 61वां भी इंपॉर्टेंट है। 61वां में क्या हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के मतदान की उम्र 21 से घटा के क्या कर दी गई, 18 कर दी गई, अभी हमने बात की थी। 69 में क्या हुआ, 69 संशोधन अधिनियम में ये हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया। तो दिल्ली से संबंधित है 69, ठीक है। 70वां अधिनियम क्या है, तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। 71वां क्या है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा, 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 86वां संविधान संशोधन, ये लगातार आता है इससे सवाल। 86वें संविधान संशोधन से क्या हुआ है कि मूल अधिकार के में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 21 का में क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान होगा, ये जोड़ा गया 21 का। नीति निर्देशक तत्व में भी अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। मूल कर्तव्य में भी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिए थे 86वें संशोधन से, और इसमें यह जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने की माता पिता का कर्तव्य होगा। तो इस पर हम बात कर चुके हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें यह जोड़ा गया कि अनुसूचित जाति SC और ST, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग की व्यवस्था की जाएगी। इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST, है ना। तो इनकी व्यवस्था की जाएगी, ये बात की गई थी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 91वां संविधान संशोधन हम कई बार देख चुके हैं, 2003 में जो हुआ, और इसमें यह बोला गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य का 15% होगा, वैसे ही राज्य मंत्रिपरिषद का आकार भी 15% होगा और न्यूनतम होगा 12, 40 बोल दिया मैं, न्यूनतम क्या होगा भाई 12 होगा। 92वां संविधान संशोधन क्या था कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ दिया गया, और इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई, और अभी भी 22 भाषाएं हैं, इसको बढ़ाया नहीं गया है। तो कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई 92 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन में सहकारी समितियां जो हैं, सहकारी समितियों को क्या दिया गया भाई, 97वें संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है।
99वें संविधान संशोधन की बात भी मैं आपसे किया था कि इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर क्या जोड़ा गया था? एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। बाद में 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट, मैंने इस पर भी बात की थी। 100वां संशोधन क्या है? बांग्लादेश और भारत के मध्य भूभाग का हस्तांतरण किया गया 100वें संशोधन से, है ना। 101वें संशोधन से क्या बना था भाई? जीएसटी काउंसिल। ये सब तो आपको याद होगा इधर का। 101 से जीएसटी। 102 से क्या बना? 102 से बना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मतलब ओबीसी के लिए एनसीबीसी बनाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 102 संविधान संशोधन से। 103 में क्या हुआ? तो 103 में आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। 104 क्या है? तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 104 में। और आंग्ल भारतीय मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, जो पहले 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते थे ना लोकसभा में, उसको खत्म कर दिया गया। 105 में क्या हुआ? तो राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दे दिया गया। तो जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार 105वें संविधान संशोधन से, जो कि 2021 में हुआ, फिर से दे दिया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जिसको आप एक बार पढ़ लेना, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा ये। तो संविधान की क्लास में हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी आने वाली क्लास में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आप हमारी क्लास लगातार देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप इससे पहले की भी 3 क्लास जो हमने डाली हैं वो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद होगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।